और है ना। तो हम लोग का आज का इन्वायरमेंटल साइंस का जो टॉपिक है, यह टॉपिक हमारा है क्या चीज? ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कहते हैं वैश्विक तापमान में वृद्धि। यानी ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? इसे वो कहते हैं वैश्विक तापन। हिंदी में क्या कहते हैं? वैश्विक तापन। वैश्विक का मतलब होता है एज ए ग्लोब लेवल पर। वैश्विक का मतलब होता है जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है और इसी अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब। इसी को क्या कहते हैं बाबू? ग्लोब कहते हैं। और ये जो तापन है, इस तापन को कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है, जिसको हम लोग ग्लोब कह रहे हैं, तो जब इस पृथ्वी का टेम्परेचर एज ए ग्लोबल लेवल पर, एज ए किस लेवल पर बाबू? ग्लोबल लेवल पर, मतलब पूरे वैश्विक जगत में जब टेम्परेचर बढ़ जाए, इजाफा हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसी स्थिति को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं उसको? उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापमान का बढ़ जाना। ठीक है, उसी को हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं? वैश्विक तापन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, तथा वैश्विक तापन को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, या आप कौन सा सुझाव दे सकते हैं? यानी कि इसके ग्लोबल वार्मिंग के लिए व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से कारण हैं? विच कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इसके लिए कौन कौन से कारण जो है कि जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? और उसमें जो है कि फिर हाउ टू वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग ऑन ए ग्लोब लेवल, तो कैसे हम लोग वैश्विक लेवल पर इस वैश्विक तापमान को कम कर सकते हैं? व्हाट आर योर सजेशन? आपका क्या सजेशन, क्या सुझाव हो सकता है? तो मैंने कहा कि वैश्विक स्तर पर तापमान का बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस वैश्विक लेवल पर तापमान क्यों बढ़ता है? इसके लिए कौन से कारण है? तो हम लोग जानते हैं बाबू, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, यह हमारी जो पृथ्वी है, और मैंने कहा कि ये जो हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का औसत तापमान एंड एवरेज टेम्परेचर, मैंने बताया था कि हमारी अर्थ का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस। अब रही बात कि हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। क्यों संभव हुआ है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का एक एन एवरेज टेम्परेचर है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन जीने के अनुकूल बनाता है। अब यहां पर एन एवरेज टेम्परेचर ऐसा क्यों है? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी ये जो पृथ्वी है, यह क्या है बाबू? सराउंडेड बाई एटमॉस्फेयर है।
ये सराउंडेड बाई क्या है? एटमॉस्फेयर है, यानी हमारी पृथ्वी एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। इस एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% या 20.8% है, आर्गन 0.93% है, CO2 0.03% है, और भी हल्की हल्की गैसें हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर ये जो गैसें हैं, सबसे ज्यादा जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है या डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये सभी कंपोनेंट्स क्या करता है कि हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक लेयर को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जब सूर्य से आने वाला जो इंसुलेशन होता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, तो इसी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स की वजह से सूर्य के उस टेम्परेचर को यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी सामान्यतः गर्म रहती है और जिसकी वजह से यहां जीवन संभव हुआ है। लेकिन किसी भी चीज का जब एक निश्चित मात्रा से अधिक वृद्धि हो जाती है तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि हमारी इस पृथ्वी के वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस जो गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग, आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तो ये ग्रीन हाउस गैस। अब चूंकि ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैसें शामिल है भाई, तो इसमें CO2 शामिल है, इसमें जो है कि CH4 शामिल है, इसमें N2O शामिल है। तो ये सब जो है कि ये मेजर ग्रीन हाउस गैस यानी चीफ ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस, और इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा यह हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता, आखिर ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग कैसे करती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो गैस है वह कौन सी है, तब आपका आंसर होगा CO2। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, देन योर आंसर इज CO2। और ये जो CO2 है, तो एक्चुअली में जो फैक्ट्रियां हैं या हमारा जो थर्मल एनर्जी सेंटर है या हमारे और भी इंडस्ट्रीज हैं या घर में हम लोग जो कोयला से खाना पकाते हैं, तो उस तरह के जीवाश्म ईंधनों के जलाने के दौरान जो धुआं निकलता है, जो गैसें निकलती है, एक्चुअली में वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो सबसे ज्यादा यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये मीथेन गैस है, CH4 का मतलब होता है मीथेन गैस, जिसको मार्श गैस कहते हैं। और ये जो मीथेन गैस है, खासकर जो सड़ी गली चीजें होती है, जहां पर कचरा होता है, उन कचड़ों से जो बदबू आती है, जो दुर्गंध आती है, एक्चुअली में वही मीथेन गैस, उसी को मार्श गैस कहते हैं। जहां भी अगर कोई कूड़ा उठा रहा हो, दुर्गंध आ रही है, समझिए कि मीथेन गैस है। धान की खेतों से, क्योंकि धान की जो खेतें होती है उसमें धान के जो लीफ होता है, उसकी जड़ें होती है, लगातार पानी में सड़ती रहती है, तो धान की खेतों से मीथेन गैसों का उत्सर्जन होता है। कोई पशु जो है जुगाली करते हैं, पाघुर करते हैं, तो उस दौरान भी मीथेन गैसें निकलती। जब कोई आदमी विंड पास करता है, उसके पेट से गैसें निकलती है, तो उसमें भी मीथेन गैसें होती है, उसी की वजह से वो बदबू आती है। तो एक्चुअली में यही मार्श गैस है, सड़ी हुई गैस है। और जो ये N2O है,
जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी कैसे होती है कि जैसे ही अगर आपने इस नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को आपने सूंघ लिया तो आप जो है कि गम के हालात में भी आप हंसने लगेंगे। अगर आपके यहाँ जो है कि किसी पड़ोस के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है, सब लोग जो है कि शोक में डूबे हुए हैं और उस दौरान किसी ने आपको नाइट्रस ऑक्साइड जो है सुंघा दिया तो पता चला कि किसी के यहाँ मौत हुई है और आप जाके वहां ठहाका लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको हास्य गैस कहा जाता है, इसको लाफिंग गैस के नाम से इसको जाना जाता है, इसको पुकारा जाता है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर जो है उससे पूर्व आपको बेहोश करने के लिए, निषेचित करने के लिए जो है, निश्चेत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को एक तरह का क्लोरोफॉर्म की तरह ये गैसें भी होती है। तो कहने का मतलब है कि इसको आखिर हम लोग ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। अब चूंकि इसमें तीन चीजें लगी हुई है, एक है ये ग्रीन, दूसरा है हाउस और तीसरी है गैस। अब एक्चुअली में ये ग्रीन हाउस क्या होता है, तब इसको ग्लोबल वार्मिंग को आप अच्छे से और समझेंगे। तो ये जो ग्रीन हाउस होता है, आप देखिएगा कि ये जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है और यहां पर ये देखिए, ग्रीन हाउस को समझने के लिए इससे बेहतरीन आपके पास फिगर नहीं हो सकता। ये देखिए, ये क्या है बाबू? हाँ, ये कोई तरबूज खरबूज नहीं है। एक्चुअली में हमारी पृथ्वी का, हमारे ग्लोब का, यह केवल एक स्फीयर को दिखाया गया है, यानी एक ध्रुव के तरफ के भाग को दिखाया गया। अब चूंकि ये सपोज मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल वाला एरिया है, ये नॉर्थ पोल है और इसके आसपास के जो कंट्री है, खासकर अगर आप देखेंगे तो इधर जो है, ये देखिए, ये कनाडा का भाग है। ये कौन सा भाग है बाबू? ये कनाडा का भाग है। ये देखिए, ये कनाडा है, ये यूएसए है, यहां पर ये अलास्का है और अलास्का का भाग एक्चुअली में यूएसए के अंतर्गत ही आता है, यानी अलास्का जो है यूएसए का ही एक स्टेट। ये अलग बात है कि मैंने बताया भी था पहले भी आपको कि यूएसए के दो ऐसे स्टेट हैं जो यूएसए के मुख्य भूखंड से बिल्कुल अलग है। एक अलास्का हो गया, दूसरा हवाईयन आइलैंड हो गया। यानी हवाईयन आइलैंड और अलास्का ये यूएसए के दो ऐसे स्टेट है जो इसकी मुख्य भूखंड से, यानी यूएसए के ये मुख्य भूखंड है, इससे सटी हुई नहीं है, बल्कि यहां पर है और हवाईयन आइलैंड यहां पर। तो ये है कनाडा। और कनाडा का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, कनाडा का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये सब, तो यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। उसी तरीका से अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर ये देखिए, ये रूस वगैरह का एरिया हो गया इधर, और ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह का एरिया हो गया। तो ये नॉर्वे का हो गया, यहां पर इंग्लैंड है, यहां पर आइसलैंड है। तो यहां पर जो ध्रुव के आसपास के जो भी देश हैं, तो यहां ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि यहां पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और यहां के लोग क्या करते हैं, यहां के लोगों को किसी वैसी सब्जियों को खाने का मन करता है, इन्हें टमाटर उगाने को मन करता है, इन्हें भिंडी उगाने को मन करता है या खाने को मन करता है, तो इनके पास दो ही कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है कि या तो जिन देशों में इसकी खेती होती है वहां से मंगाएं, या अपने यहां खेती करें। तो यहां पर करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर है नहीं। यहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम। अगर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है तो कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, अगर उससे कम है तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट।
तो यहां का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो इस कंडीशन में यहां के लोग एक विशेष प्रकार की खेती करते हैं जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग। क्या करते हैं? ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो यहां के लोग ऐसे फार्मिंग करते हैं जैसे आपने देखा है इग्लू। इग्लू आपने देखा है, एस्किमो के जो घर होता है बर्फ से बने हुए घर, उसको इग्लू कहते हैं। तो दरअसल शेप ऐसा ही होता है, लेकिन ये शीशे से बना हुआ होता, शीशे से बना हुआ एक विशेष प्रकार का घर होता है इस तरह से, और इसमें एक गेट होता है और वह गेट भी पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। यह जो शीशे का घर है किससे बना हुआ घर है बाबू? ग्लास से बना हुआ है। और ग्लास से बना हुआ है इसलिए इसको मैं इस कलर से मैं शेड कर रहा हूं कि यह शीशे से बना हुआ घर। और इसका जो दायरा होता है 500-1000 मीटर रेडियस में होता है, यानी मोटा मोटी 1 किलोमीटर के रेडियस में यह जो है कि शीशे का घर होता है। और इस शीशे के घर के अंदर क्या किया जाता है? सुटेबल सॉइल उसमें डाल दिया गया। और शीशे की घर की विशेषता क्या होती है कि ये जो सूर्य है, ये क्या है बाबू? ये जो सूर्य है, सन है, तो सन से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, वे किरणें आती हैं शॉर्ट वेव में, लघु तरंगों के रूप में आती हैं। किस रूप में आती हैं? लघु तरंगों के रूप में आती हैं, शॉर्ट वेव में आती हैं। और सूर्य से आने वाली इन किरणों को कॉस्मिक रेज कहते हैं, कॉस्मिक रेज कहते हैं, कॉस्मिक किरण कहते हैं। और कॉस्मिक किरणें आ रही हैं किस रूप में? शॉर्ट वेव में। और ये कॉस्मिक किरणों का जो नेचर होता है, ये आवेशित और अनावेशित, चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड, दोनों नेचर की होती है। यानी आवेशित भी होती हैं, अनावेशित भी होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ ये कि सूर्य से आने वाली जो कॉस्मिक किरणें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो वे जो है कि आवेशित होती हैं और अनावेशित होती हैं, यानी ये दोनों नेचर की ये किरणें होती हैं। तो अब रही बात कि ये लघु तरंगों के रूप में आ रही हैं। इन तरंगों की विशेषता ये है कि ये ग्रीन हाउस इन्हें आसानी से आने तो देता है, किंतु उसे वापस जाने नहीं देता। उसे क्या करता है? वापस जाने नहीं देता है। मतलब ये आ तो गई हैं, लेकिन जब यहां से इसका रेडिएशन होना चाहता है, यानी जब ये बाहर निकलना चाहता है ऐसे, तो इसको ये जाने नहीं देता, रोक लेता। तो जाहिर सी बात है कि लगातार कोई आए इसमें लेकिन जा नहीं पाए। अगर मान लीजिए कि ये कोई घर है, यह कोई घर है और इस घर में लगातार लोग बाहर से अंदर आ रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं निकल रहा है, तो भले ही जनवरी का समय हो, दिसंबर का समय हो, बाहर हाड़ मांस को कपा देने वाली सर्दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार अंदर लोग आ ही रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं बाहर, तो इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से सूर्य से आने वाली जो कॉस्मिक किरणें हैं अंदर आ तो रही हैं, लेकिन उसे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो नतीजा ये होगा कि अंदर का जो टेम्परेचर है वह लगातार क्या करेगा? राइज करना शुरू राइज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे शीशे के घर के अंदर का तापमान बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो अंदर आसानी से खेती वो कर पाएगा, और ऐसी कृषि को ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं। और इस तरह के ग्रीन हाउस फार्मिंग जो होती है वह ज्यादातर हाई लेटीट्यूड्स वाले रीजन्स में होती हैं, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में होती है। तो यहां भी उस तरह की खेती हो रही है। लेकिन ये जो फिगर डायग्राम मैंने बताया
तो पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से इसका क्या संबंध है? इसका संबंध ये है बाबू कि हमारी जो अर्थ है, हमारी ये जो अर्थ है, मैंने बताया कि हमारी ये जो अर्थ है और जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, तो एक्चुअली में हमारी अर्थ सराउंडेड बाई एटमॉस्फेयर है। हमारी अर्थ क्या है? हमारी अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर से घिरी हुई है। और मैंने बताया कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारी इस एटमॉस्फेयर में कई तरह की गैसें, कई तरह की क्या है बाबू? गैसें हैं, जिसमें आप नाइट्रोजन को देखेंगे कि 78%, इसमें ऑक्सीजन को देखेंगे 20.8%। क्या बाबू? हाँ, हमारे 20.8% है, राउंड फिगर में 21% कहा जाता है ना? हाँ, चूंकि 5 के बाद ये डिजिट अगर 5 रहता है या उसके ऊपर रहता है तो उसको 1 मान लिया जाता है ना? उसके बाद जो है आर्गन है 0.93%, और इसके बाद जो है कि CO2 है 0.03%, लेकिन आज के डेट में 0.04% हो गया है ना बाबू? तो 0.045% ये आज के डेट में हो गया है, यानी हमारी CO2 आज के डेट में बढ़ गई। तो जब आज के डेट में बढ़ गई है, फिर भी अभी आधा प्रतिशत नहीं हुई, आधा प्रतिशत नहीं हुई है, और इसी का CO2 का जरा सा बढ़ जाना हमारे इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यानी ये जो CO2 है, जिस CO2 को हम लोग देख रहे हैं, ये जो CO2 है, इस CO2 में जो इजाफा हुआ है, और इजाफा होने के बाद 0.45% है, अभी भी 0.5% नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी यह थोड़ा सा मामूली बढ़ जाना हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे है भाई? तो हम जान रहे हैं कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्या है बाबू? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उन ग्रीन हाउस गैसों में आपने देखा कि ये CO2 है, CH4 है, N2O है, CO2 है, CH4 है, N2O है, CO2 है, CH4 है, N2O है। तो ये जो गैसें हैं, एक्चुअली में यही गैसें हमारी हैं बाबू ग्रीन हाउस गैस। ये कौन सी गैस है? यही गैस है ग्रीन हाउस गैस है। और ये ग्रीन हाउस गैस हमारी पृथ्वी को घेर के रखी हुई, क्या करके रखी हुई है? हमारी पृथ्वी को ग्रीन हाउस गैस से घेर के रखी हुई है। अब चूंकि इनका नाम ग्रीन हाउस गैस इसलिए है क्योंकि जो मैंने शीशे के घर की बातें कही थी, उन शीशे के घर की जो विशेषता होती है, वही विशेषताएं, वही नेचर इन गैसों की होती है। यानी CO2 की होती है, CH4 की होती है, और N2O की होती है। यानी इनकी विशेषता ग्रीन हाउस की तरह होती है, ग्रीन हाउस की तरह होती है। और ग्रीन हाउस क्या कर रही थी? अभी अभी मैंने बताया कि ग्रीन हाउस कर रही थी कि यहां पर ये सूर्य है, यहां पर क्या है? ये सूर्य है, और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वे कॉस्मिक रेज कहलाती हैं, है ना बाबू? कॉस्मिक रेज कहला रही हैं, और ये शॉर्ट वेव में आ रही हैं। तो शीशे के घर को आपने देखा था कि शीशे का घर सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणों को आने तो देता था, लेकिन जब यहां से निकलना चाह रही थी
तो इसने इसको क्या किया, रोक लिया, यानी बाहर निकलने नहीं दिया। तो लगातार जब आ रहा है लेकिन इसको जाने नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इन कॉस्मिक किरणों की जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब करके इसी के अंदर उसको क्या किया जाएगा, उसी के अंदर इसको बढ़ा के रखेगा। उसको क्या करके रखेगा बाबू, उसको बढ़ा के रखेगा, उसको जो है बढ़ा के रखेगा। ये देखिए हीट को बढ़ा रहा है। इसको जो मैं बूंदा बूंदी दे रहा हूं एक्चुअली में यह टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। और कौन बढ़ा रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली ये जो हीट है उस हीट को इसने रोक लिया। ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं तो सूर्य से आने वाली ये जो कॉस्मिक किरणें हैं ये जो आ रही हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैस ये कह रही हैं कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बन के, बाहर नहीं, क्या बन के, बुखार बन के। और जब आ जा रही हैं तो चूंकि हीट बढ़ रहा है तो हीट का संबंध क्या है, टेम्परेचर से। अब बुखार में भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये इसके हीट को बढ़ा दिया। और जब आ गई और जब ये निकलना चाह रही हैं तो फिर ये ग्रीन हाउस गैस कहती है परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के। तो ये परदेसी परदेसी तुम मत जाना, मतलब तुमको बाहर निकलना नहीं है। और ये कॉस्मिक किरणें जो है परदेसी किरणें, जिन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो जब बाहर निकलवे नहीं करेगा, मान लीजिए कि आप इस रूम में हैं और आपके चाहने वाले, मान लीजिए कि आप बड़ी स्मार्ट आदमी हैं, आपके रूम में जो है कि लगातार जो है खूबसूरत खूबसूरत हसीनाएं आ रही हैं आपके पास, तो हजारों की संख्या में आ गई और एक ही रूम में सब है। तो इस रूम की तो गर्माहट को गर्मा के रखेंगे ना, इस रूम की गर्माहट बढ़ जाएगी। यही चीजें क्या होती है कि ये कॉस्मिक किरणें जो आ रही हैं, एक्चुअली में यही कॉस्मिक किरणें जो है उन खूबसूरत हसीनाओं की तरह, और खूबसूरत हसीनाएं जहां जाती हैं तो हीट को बढ़ा देती हैं। तो हीट को यहां पर बढ़ा दी, और यह हीट क्या होता है, कोई तो हमारी एटमॉस्फेयर में दीवार है नहीं कि रोक लेगा कि यहीं पर रहो आगे मत जाओ। ये ग्लोबल लेवल पर लगातार यह हीट बढ़ता रहेगा। इसलिए जब वैश्विक स्तर पर इस तरह के जब हीट बढ़ते रहेंगे, वैश्विक लेवल में क्या होगा, जब तापमान बढ़ता रहेगा, चूंकि ये ग्लोब है, ये क्या है बाबू, ये ग्लोब है, और जब इस ग्लोब का टेम्परेचर वैश्विक लेवल पर बढ़ता रहेगा तो इसी ग्लोब की वजह से इस बढ़ने को, वार्म होने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस इनमें से कौन कौन सी है, तब आपका आंसर होगा CO2 CH4N2O। क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, तब आपका आंसर होगा CO2। तो सबसे ज्यादा इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसों के कारण। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो एक्चुअली में उसी का नाम है CO2 CH4N2O, ये सब ग्रीन हाउस गैस। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछता है। अब रही बात कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग अब हो रहा है तो इसका असर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, हम लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति की लगातार शरीर का तापमान बढ़ता जाता है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है, तो कहते हैं ना कि उसको हाई फीवर हो गया है, उसको बुखार हो गया है। तो जब किसी व्यक्ति को हाई फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ज्यादा जब फीवर होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है।
बुखार से, लोग कहते हैं कि बुखार से कांप रहा। बहुत ज्यादा फीवर होता है तो हो सकता है कि उसका कोई अंग पैरालाइज कर जाता है। बहुत फीवर होता है तो हो सकता है कि कोई अंग काम करना बंद कर देता है, वो बेहोशी में चला जाता है। तो उसी तरीके से हमारी पृथ्वी का जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी पृथ्वी भी कई समस्याओं से ग्रसित हो जाती है, कई समस्याओं से ग्रसित हो जाती है। यानी जब ग्लोबल लेवल पर जब हीट बढ़ता है तो उस कंडीशन में कई उसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। पहला इफेक्ट क्या देखने को मिलता है भाई? साइक्लोन आएंगे। पहला इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा बाबू? इसकी वजह से साइक्लोन आएगा। यानी कि साइक्लोन का मतलब ही होता है कि टेम्परेचर अगर जहां पर ज्यादा रहेगा तो उस जगह पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट बनेंगे। जहां पर क्या होगा? अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनेंगे। जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होगा। वहां क्या होगा? हाई प्रेशर बेल्ट होगा। और ये जो आप गोल गोल लाइन को देख रहे हैं, ये एक्चुअली में गोल गोल लाइन क्या है? ये क्या है? गोल गोल लाइन आइसोबार है, समदाब रेखा है। इसको कहते हैं आइसोबार यानी समदाब रेखा। समदाब रेखा का मतलब होता है, आइसोबार का मतलब होता है कि समान दबाव वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। तो समान दबाव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वह जो है कि लीनियर भी होती हैं, या वो जो है कि इस तरह से सर्कुलर भी होती हैं, या जिगजैग भी होते, किसी रूप में हो सकती हैं। तो अगर किसी एरिया में, बड़े एरिया में इस तरह से आइसोबार सर्कुलर हो और ये कई हो, इसका मतलब है कि आइसोबार पर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाया जा रहा है। यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? उसको काट दीजिए और काटने के बाद फिर से ऑन कर दीजिए। काट दीजिए।